तीन देशों की यात्रा पर जापान के हिरोशिमा पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। हिरोशिमा में G7 के साथ ही क्वाड की बैठक में लेंगे हिस्सा। द्विपक्षीय बैठकों में होगी अहम चर्चा। हिरोशिमा में G7 के सम्मेलन से पहले के दिन रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों पर हुई बात। साझा बयान में कहा, यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ हम हैं एक साथ। G7 के भागीदार देश के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 औपचारिक सत्रों में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए अध्यादेश पारित। दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे शामिल। दिल्ली सरकार में सेवारत समूह ए अधिकारियों और दानिस्क अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर लेंगे निर्णय। मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय होगा अंतिम। आरबीआई ने 2000 के नोट बाजार से वापस लेने का किया फैसला। फिलहाल बाजार में मौजूद 2000 के नोट रहेंगे वैध। 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। विदेशों में क्रेडिट कार्ड से खर्च पर बड़ा फैसला। आरबीआई ने कहा, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए 7 लाख तक के सालाना भुगतान पर टीसीएस काटना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर लगाई फिलहाल रोक। कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ विचार विमर्श कर शिवलिंग की आयु तय करने के लिए वैकल्पिक तरीके पर विचार करेगी। मणिपुर और जम्मू कश्मीर में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन। मणिपुर में 29 मई से की जाएगी आयोजित, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 21 से 25 मई की जगह 26 मई से किया जाएगा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जापान में हैं। प्रधानमंत्री हिरोशिमा में आयोजित G7 और क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। जापान में प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। जापान में प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। जापान के बाद प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तीन देशों के दौरे के पहले चरण में जापान पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जापान में भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल में पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी जी को सब लोग यहाँ जो इंडियन हैं काफ़ी लोग पसंद करते हैं और हमारा सौभाग्य है जो हिरोशिमा में G7 में यहाँ मिले हैं, जो उन्हें हम देखने की, उनके दर्शन करने के अभिलाषी यानी कि काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि उनके दर्शन हो जाए। बोलना चाहूँगा कि मोदी जी का एक पर्सनल ऑरा है यहाँ जापान में और एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, इसके बावजूद हमें इन्वाइट किया गया है। काफ़ी कंट्रीज़ को ऐसा चांस नहीं मिलता है कि उनकी पर्सोना है, इंडिया का जो ग्रोइंग स्ट्रक्चर है, उसका जो स्टेटस है इन द वर्ल्ड, ये उसको रिफ्लेक्शन करता है और वेरी वेरी हैप्पी और इट्स ए प्राउड मोमेंट। जापान में पीएम मोदी का व्यस्त कार्यक्रम है। पीएम जापान में न केवल G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे बल्कि क्वाड की बैठक में भी शामिल होंगे। जापान रवाना होने से पहले अपने बयान में पीएम ने कहा, हाल में ही भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री किशिदा से फिर भेंट होना प्रसन्नता की बात होगी। क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसे देखते हुए G7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मैं G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित भागीदार देशों के साथ विश्व के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने से संबंधित विचारों के आदान प्रदान को लेकर उत्सुक हूँ। इसके अलावा
मैं हिरोशिमा G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करूंगा। प्रधानमंत्री की जापान की यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग काफी उत्साहित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी जापान आते हैं तो लोगों में उत्साह रहता है, तो इसलिए उत्साह रहता है कि उनका जो काम करने का तौर तरीका है, सबका साथ, सबका विश्वास, ये सब चीज हम लोग का एक दिल में खपता है। यहाँ भी इतना खुशी होते जो कि कोई नहीं जानते थे। हमारे पीएम साहब पहले आते थे, अभी पीएम साहब आ रहे हैं, पूरे जानते हैं मोदी साहब मतलब जीव बोलते हैं मोदी साहब। प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मॉरेस्बी के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी वहां पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे के साथ संयुक्त रूप से हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस संगठन की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसमें प्रशांत क्षेत्र के 14 द्वीप देश शामिल हैं। इसमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, सामोवा, सोलोमन प्रायद्वीप जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि थर्ड फिपिक समिट, तीसरा फिपिक समिट बोलते हैं द फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। दैट समिट है, उस मल्टीलैटरल समिट है, उसमें 14 देश उसमें मौजूद हैं। हमारा रिश्ते हैं पैसिफिक आइलैंड के साथ, हर एक बायलैटरली एंड मल्टीलैटरली टू दिस फिपिक, तो आज आगे बढ़ जाए। एंड इसलिए ये विजिट है काफी ऐतिहासिक विजिट है। विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपने बयान में कहा, पापुआ न्यू गिनी की यह मेरी पहली यात्रा होगी। इसके साथ ही यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा भी होगी। मैं 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारापे के साथ संयुक्त रूप से भारत प्रशांत द्वीप सहयोग फोरम FIPIC के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करूंगा। मैं आभारी हूं कि सभी 14 प्रशांत द्वीप के देशों PIC ने इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण को स्वीकार किया है। FIPIC का गठन साल 2014 में मेरी फिजी यात्रा के दौरान किया गया था और मैं PIC नेताओं के साथ हमें एक मंच पर लाने वाले मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन व सतत विकास, क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण, स्वास्थ्य व कल्याण, बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। FIPIC में सम्मिलित होने के अलावा मैं पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डॉडी, प्रधानमंत्री मारापे और शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले PIC के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बारे में बयान में कहा, इसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ के निमंत्रण पर सिडनी की यात्रा पर रहूंगा। मैं भारत ऑस्ट्रेलिया बैठक के लिए उत्सुक हूं, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और इस साल मार्च में नई दिल्ली में आयोजित हुए पहले भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर आगे की कार्रवाई करने का अवसर होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में CEO और व्यापार जगत की प्रमुख हस्तियों के साथ भी बैठक करूंगा और सिडनी में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय से भी मिलूंगा। कुल मिलाकर पीएम मोदी का 3 देशों का ये दौरा न केवल क्वाड और G7 की बैठकों के लिहाज से बल्कि जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी अहम होगा। हिरोशिमा से अमृतपाल सिंह और पापुआ न्यू गिनी से शुभेंदु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और वहीं जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार को 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। नेताओं ने एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज विषय में प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार पर चर्चा की। G7 देश के नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर विस्तृत चर्चा के बाद एक साझा बयान जारी किया। इसमें यूक्रेन को सुरक्षा सहायता जारी कर रखने और रूस पर और नकेल कसने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के 3 औपचारिक सत्रों में हिस्सा लेंगे। विश्व युद्ध के दौरान मानवता को कलंकित करने वाले घृणित कृत्यों का शिकार होने वाला जापान का शहर हिरोशिमा। दुनिया एक बार फिर युद्ध के प्रभाव से जूझ रही है और विरासत में मिले अपार दुख दर्द वाला यह शहर
दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 देशों के संगठन G7 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया को ऐसी आपदा से बचाने की उम्मीद के बीच 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। सम्मेलन के पहले सत्र में नेताओं ने एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज पर चर्चा की। इस दौरान प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और विनियमन करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर फूमियो किशिदा ने कहा कि दुनिया इस समय रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में हम हिरोशिमा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इनके समाधान पर जोर दे रहे हैं। दुनिया जलवायु संकट, महामारी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जैसे कई संकटों का सामना कर रही है। इन परिस्थितियों में G7 को और प्रभावी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान देना चाहिए और दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। वहीं दूसरे सत्र में G7 नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के संबंध में खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। नेताओं ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। रूस की आक्रामकता के कारण पिछले 15 महीने में हजारों लोगों की जान गई है। साथ ही साथ यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। बयान में रूस की अवैध कार्रवाइयों के प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नेताओं ने साथ ही जोर दिया कि रूस अपनी ओर से जारी युद्ध को तुरंत और पूरी तरह से और बिना शर्त के रोक दे और अपने सैनिकों एवं सैन्य उपकरणों को वापस बुला ले। बयान में रूस द्वारा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गैर जिम्मेदाराना जब्ती और सैन्यीकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा G7 नेताओं ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में यूक्रेन युद्ध एक है। यूक्रेन में रूसी आक्रामकता को रोकने की आर्थिक प्रतिबंध समेत दूसरे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उस हद तक नहीं दिखाई दिया जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब रूस पर और नकेल कसने की तैयारी हो रही है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के समर्थन में रूस के हीरे सहित कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत हीरे, तांबे, एल्युमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई है। सम्मेलन से इतर G7 के यूरोपीय संघ के नेताओं ने एक गोलमेज चर्चा की। बैठक के दौरान यूक्रेन में जारी रूस हमले पर चिंता जताई गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के 3 औपचारिक सत्र में हिस्सा लेंगे, जिनके विषय बहुसंख्यक संकटों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करें, अनुकूल और सतत ग्रह के लिए साझा प्रयास और शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर है। प्रधानमंत्री इसके अलावा क्वाड नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे G7 के सदस्य देशों के नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्प अर्पित कर परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी नेताओं ने पार्क में पौधे भी लगाए। वहीं आयोजन स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी दिखी। यह प्रदर्शनकारी वैश्विक नेताओं से विश्व शांति और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दूरी बनाने का आग्रह करते दिखे। मैं युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट को वापस लेने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करें। हालांकि 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। अगर 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं तो बैंक में जाकर बदलवाना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा है कि बैंकों से ये कहा गया है कि वे 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोटों के लिए जमा करें या विनिमय सुविधा प्रदान करें। लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए मूल्य के नोट बदलवाए जा सकेंगे। और आरबीआई ने नवंबर 2016 में
आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24(1) के तहत 2000 के नोट जारी किए थे। आरबीआई ने कहा कि 2000 रुपए के बैंक नोटों को लाने के उद्देश्य से एक बार पूरा हो जाने के बाद 2018 से 19 में 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी। उस समय तक अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए थे। आरबीआई ने यह भी बताया कि मार्च 2017 से पहले 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे। अगर कोई भारतीय विदेश यात्रा पर है तो वहां पर अपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो आरबीआई के फेमा नियमों के तहत 7 लाख तक के भुगतान पर टीसीएस काटना जरूरी नहीं होगा। हालांकि ये शर्त मेडिकल या शिक्षा पर किए गए खर्च पर लागू नहीं है। बता दें कि बजट 2023 के नए नियम के मुताबिक विदेश यात्रा पर किए गए खर्च पर 5% की बजाय 20% के टीसीएस काटना जरूरी कर दिया गया था। एंजल टैक्स को लेकर वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है। बजट 2023 में एंजल टैक्स पर किए गए प्रस्ताव में सरकार ने संशोधन किया है। इसके मुताबिक एंजल टैक्स के नए नियम स्टार्टअप कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे सॉवरन फंड्स जिसमें किसी देश के सरकार की 75% ज्यादा हिस्सेदारी है, उसके निवेश पर एंजल टैक्स के नियम लागू नहीं होंगे। रेगुलेटेड बैंक अथवा बीमा कंपनी के द्वारा किए गए निवेश पर भी एंजल टैक्स के नियम लागू नहीं होंगे। अगर किसी कंपनी के शेयर में विदेशी पेंशन फंड या सॉवरेन फंड निवेश करता है तो भी एंजल टैक्स नहीं लगेगा। सेबी के पास पंजीकृत कैटेगरी 1 के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के निवेश पर भी एंजल टैक्स लागू नहीं होगा। 50 से ज्यादा निवेशक वाले फंड हाउस द्वारा निवेश पर भी एंजल टैक्स के नए नियम लागू नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए परिसर में पाए गए शिवलिंग के कार्बन डेटिंग समेत साइंटिफिक सर्वे को टाल दिया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की बात से सहमति जताई। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारतीय पुरातत्व संरक्षण के साथ विचार विमर्श कर शिवलिंग की आयु तय करने के लिए वैकल्पिक तरीके पर विचार करेगी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टाल दी है। तब तक कार्बन डेटिंग पर रोक जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने विषय की गंभीरता को समझा और देखा कि हाँ मामला बहुत संगीन है और इसका परीक्षण होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यह था, 3 जजेस की पीठ में गया था कि इस मामले का संपूर्ण परीक्षण होना चाहिए और परीक्षण के लिए उन्होंने जुलाई लगाई है। सारे पार्टी नोटिस जारी किया है, हमने जवाब मांगा है और जुलाई में सुनवाई होगी। तब तक प्रोसीडिंग डेफर्ड रहेगी, यानी रुकी रहेगी। और वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 29 मई से आयोजित की जाएगी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन 21 से 25 मई की जगह 26 मई से किया जाएगा। इस वर्ष UG परीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से कुल 87,309 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद से बात भी की थी। पुलवामा के रहने वाले मंजूर अहमद, जो कि इसी पेंसिल स्लेट्स के कार्य से जुड़े हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मंजूर अहमद ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि उन्हें काफी खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कार्यों की प्रशंसा की, जिसके लिए आभार भी जताया। अचानक मुझे फोन आया कि नमस्कार, मैंने भी नमस्कार किया। फिर उन्होंने बताया कि
मैं प्राइम मिनिस्टर आपका पीछे मैंने बात किया मन की बात में, तो मैंने फिर नमस्कार किया, तो तब मैं बहुत मतलब खुशी से मैं पागल हो गया, मतलब उछल रहा था कि इतनी खुशी हो गई कि प्राइम मिनिस्टर में मुझ गरीब से मतलब मजदूर से बात कर रहा है। कि तभी पूछा उन्हें कैसा लगा, कैसा है अभी, तो फिर मैंने बताया कि जब से मन की बात में आई तब से हमारा काम भी दुगना हो गया और हमारा 1-2 महीने में और, क्योंकि हमें ये लगा कि हमें भी कोई ऊपर मतलब है, मतलब जो शाबाशी दे रहा है कि तो हम भी आगे थोड़ा इसको बढ़ाएंगे कि लोगों का भी रोजगार बने और हमारा भी रोजी रोटी चले। और वहीं असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग, असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोह के वो साक्षी बने। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने आशा जताई है कि समझौते से असम में पर्यटन का विकास होगा। I believe this is a kind of new dimension to the growth of industry of tourism in the state of Assam, and I believe if this can be successfully operated tomorrow, then definitely whatever water body, waterways we have been gifted by God in Assam will be well developed, and it will give us a mileage for our future overall growth of our economy and our society. और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का लाभ असम को कैसे मिल रहा है, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कामाख्या मंदिर 64 शक्तिपीठों में से एक और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक, जहां मां के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। सिर्फ कामाख्या मंदिर ही नहीं, बल्कि चक्रेश्वर मंदिर, पांडुनाथ मंदिर, अश्वक्लंता मंदिर, औनती सत्रा मंदिर, दौल गोविंदा मंदिर और उमानंदा मंदिर तक श्रद्धालु पहुंचते हैं। या तो ये मंदिर पहाड़ों की ऊंचाई पर हैं या ब्रह्मपुत्र नदी से घिरे हुए हैं। और इन्हीं श्रद्धालुओं का सफर सरल और सुगम बनाने के लिए रिवर राइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट के तहत फ्यूनिकुलर ट्रॉली सिस्टम और फेरी सेवा की शुरुआत की जाएगी। इस परियोजना की शुरुआत का कारण एक और भी है कि गुवाहाटी के नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए एकमात्र जरिया ब्रिज से होकर जाता है, जिसके कारण रूट लंबा होता है, जिससे समय सीमा बढ़ जाती है। लोगों को इस परियोजना के तहत सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। गुवाहाटी के इन स्थलों तक पहुंचने का रास्ता हनुमान घाट, जो कि उजान बाजार में है, वहां से शुरू होगा, जो 7 ऐतिहासिक मंदिरों को जोड़ेगा। इस फेरी सेवा से कुल यात्रा समय कम होकर 2 घंटे के अंदर सीमित हो जाएगी। वहीं घाट से कामाख्या मंदिर तक फ्यूनिकुलर ट्रॉली के माध्यम से 500 से 700 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय किया जा सकेगा। वहीं पूर्णतः दूरी घटकर 54 किलोमीटर तक रह जाएगी। बात करें उमानंदा मंदिर की भी, तो वहां की दूरी जलमार्ग से मात्र 18 किलोमीटर तक ही रह जाएगी। MOPSW के अंतर्गत सागरमाला परियोजना के तहत इस परियोजना को मजबूती मिल रही है, जिसमें SDCL और IWAI का 55% और असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ BIWD का 45% योगदान शामिल है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दर्शाता है, जो देश को विकास की ओर निरंतर बढ़ा रहा है। और वहीं देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 मई को समाप्त सप्ताह में $3.55 अरब उछलकर $599.52 अरब हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $7.196 अरब उछलकर $595.976 अरब हो गया। और केंद्रीय पर्यटन सचिव
अरविंद सिंह ने तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के विषय पर नई दिल्ली में प्रेस वार्ता की। पर्यटन सचिव ने कहा कि तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई तक श्रीनगर में होगी। इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन सचिव ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पर्यटन क्षेत्र देश की पर्यटन पेशकशों को उजागर करने और इसकी सफलता की कहानियों को वैश्विक मंच पर साझा करने के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान कर रहा है। The thematic, the broad, constructive discussions will be on this. These two draft documents that we finalize, and they will be adopted in the 4th working group meeting, followed by the ministerial conference at Goa in June. Now, side by side, there will be side events, very important side events. The first one on the 22nd itself, when the delegation reaches Srinagar, will be on film tourism, where we will have representatives of the film industry from India and abroad. We'll have leading production houses. We'll have the G20 delegates. We'll have Indian delegates also who will participate on a discussion on film tourism and how it's in, how sharing of best practices, how other countries have adopted these practices to showcase their country. और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिमी मिदनापुर जिले के इगरा में गैरकानूनी पटाखे की फैक्ट्री में हुए धमाके में 9 मजदूरों की मौत के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में करीब 6 लोगों की मौत हुई थी। और वहीं कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारतीय फिल्मों और कलाकारों की धमाक खूब देखने को मिल रही है। इंडिया पवेलियन में आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शी शाइन सिनेमा में महिलाओं की भूमिका विषय पर हुए सत्र की अध्यक्षता की और भारतीय सिनेमा में महिलाओं के रोल को रेखांकित किया। इस बार 4 भारतीय फिल्में यहां प्रदर्शित की जा रही हैं, जिनमें से एक ईशा नाउ है, जिसे आज प्रदर्शित किया गया। कान फिल्म फेस्टिवल का चौथा दिन आज भारत के लिए खास रहा। आज मणिपुरी फिल्म ईशानाओ कांस क्लासिक सेक्शन में दिखाई गई। भारतीय लेखक अरिबम श्याम शर्मा की ईशानाओ, जिसे सन 1991 में कान में अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था, 32 साल बाद एक पुनर्स्थापित संस्करण में कान फेस्टिवल में लौटी है। ईशानाओ इन 4 भारतीय फिल्मों में से है जिन्हें इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किए जाने के लिए चुना गया। डीडी न्यूज ने ईशानाओ की टीम से खास बातचीत की तो उन्होंने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। Regional language film is a film. Films are the same thing. It does not depend on the language, but और आपको बता दें कि इस समय हिरोशिमा में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। दोनों देशों के बीच तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ऐसे में तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा यहां पर हो रही है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जो वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक जो समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से पार पाना है, तो इसको लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष हैं जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी।
तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी खुशी भी यहां पर जाहिर की, जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया यहां पर। और उसके बाद अब जो दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। पहले से मजबूत थे, अब और ज्यादा उनको कैसे प्रगाढ़ करना है और वैश्विक जो चुनौतियां हैं, वैश्विक जो समस्याएं हैं, उनसे कैसे पार पाना है, दोनों देश मिलकर इस बैठक में इसका हल निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साफ तौर पर क्योंकि तमाम अहम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर यहां पर विचार विमर्श हो रहा है और उसके बाद इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं जो हल है वो निकालने की कोशिश यहां से की जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है। और आपको बता दें कि जो इस बैठक के जो अहम मुद्दे हैं वो हैं शांति, स्थिरता, समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर यहां पर बात हो रही है। और इस बैठक को लेकर क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें तो ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण है। और आइए एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। एक्सेलेंसी G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम टाउन में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। और सुधाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधाकर, गुड मॉर्निंग। और उसी के साथ क्योंकि सुबह की शुरुआत बड़ी शानदार रही है, प्रधानमंत्री ने जो अपनी बातें रखी, खास तौर पर वो काफी खुश यहां पर नजर आए क्योंकि जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया गया, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी बातें की। और एक उम्मीद भी जताई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब जो ये रिश्ते हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इस दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो क्या इस दौरे की जो प्रमुख बातें हैं वो रहने वाली हैं और साफ तौर पर आने वाले कल के लिए कितना बेहतर और ज्यादा ये रिश्ता होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, देखिए बेहद अहम शुरुआत कह सकते हैं आज के सुबह की, एक तरह से कह सकते हैं ऐतिहासिक दौरा प्रधानमंत्री मोदी का और सबसे व्यस्ततम दिन में से आज का दिन उनका रहने वाला है। शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात से हुई है। और गौरव, मैं आपको बता दूं, ठीक 2 महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी नई दिल्ली में, जब जापान के प्रधानमंत्री किशिदा दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत हुई थी। आपको याद भी होगा कि दोनों नेताओं के साथ गोलगप्पे खाने की तस्वीरें किस तरह से वायरल हुई थी। तो ये एक प्रतीक है। आज भी जो तस्वीरें सामने आई है तो जो दोनों देशों के रिश्ते कितनी गर्माहट से भरे हुए हैं, किस तरह से एक तरह से ट्रस्ट है दोनों देशों के बीच, किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय है विभिन्न मंचों पर, तो उसका एक गवाह है। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात अपनी रखी प्रारंभिक वक्तव्य के माध्यम से, न सिर्फ उन्होंने धन्यवाद दिया पीएम किशिदा का उन्हें G7 के लिए आमंत्रित करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने कहा भी कि वो जो उन्होंने गिफ्ट किया था बोधि वृक्ष इसी हिरोशिमा सिटी में, हिरोशिमा सिटी हम जानते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है फुमियो किशिदा का, उनका एक तरह से उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे उस बोधि वृक्ष का उन्होंने रोपण किया है। तो उसका जिक्र करते हुए तो एक तरह से जो ऐतिहासिक भारत जापान के रिश्ते रहे हैं और उसमें जो एक नई ऊंचाई बीते 8-9 वर्षों में आई है, जिस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में, सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, सिर्फ रक्षा क्षेत्र की बात नहीं है, सिर्फ तकनीकी सहयोग की बात नहीं है, सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे एक दूसरे का साथ निभाने की बात नहीं। तो हर क्षेत्र में जिस तरह से दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं, कोऑपरेशन बढ़ा है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ये कहते रहे हैं कि जापान भारत के सबसे विश्वस्त, सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत। और इसके बाद अभी प्रधानमंत्री मोदी हम जानते हैं कि महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं
इस कार्यक्रम के ठीक बाद हम उसकी सीधी तस्वीरें भी देख सकेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, हम जानते हैं कि पीएम मोदी की एक तरह से दृष्टिकोण में महात्मा गांधी का एक तरह से बहुत बड़ा रोल है। महात्मा गांधी और विवेकानंद, जिसका जिक्र वो हमेशा करते रहते हैं। समाज के जो आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक कैसे वो किस कर्तव्यों से, सरकार के कर्तव्यों से कैसे उस तक सीधा फायदा पहुंचे, उसकी बात वो करते रहे। और उनके जो तमाम कार्यक्रम आप देख लीजिए, चाहे स्वच्छ भारत अभियान की बात हो, 11 करोड़ से ज्यादा देश में टॉयलेट बनाने की बात हो, और एक तरह से लगातार महात्मा गांधी के विचारों को वो हमेशा देश दुनिया में आगे बढ़ाते रहे। तो बहुत महत्वपूर्ण है हिरोशिमा में आके उस जगह पर हम जानते हैं कि जहां पर साल 1945 में किस तरह का हादसा हुआ था परमाणु बम की वजह से, वहां आकर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण, तो एक तरह से दुनिया को सीधा ये संदेश देने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रहेगी कि भारत महात्मा गांधी के सिद्धांतों में, अहिंसा में विश्वास करता है, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, करता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा संदेश हिरोशिमा में इस वक्त जब दुनिया यूक्रेन क्राइसिस हो या बहुत सारे एक तरह से टकराव इंडो पैसिफिक में जो तमाम चीजें हैं, चुनौतियां हैं, उसकी बात कर रहा, तो उस वक्त महात्मा गांधी के संदेश, मूल्य किस तरह से दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। और सिर्फ क्राइसिस की बात नहीं है, जब पर्यावरण सुरक्षा जैसे मसलों की भी बात आती है तो पीएम मोदी कई बार महात्मा गांधी का जिक्र करते रहते हैं। और आज पर्यावरण सुरक्षा के मोर्चे पर भारत किस तरह की लीड ले रहा है। गौरव, दिन भर के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो कई अहम द्विपक्षीय मुलाकातें होने वाली हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के बाद उनकी द्विपक्षीय मुलाकात रिपब्लिक ऑफ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ, वियतनाम के प्रमुख के साथ भी होगी। उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात होने वाली। G7 का जो आउटरीच समिट है जो गेस्ट कंट्रीज के साथ, उसमें 2 सेशंस में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सेदारी करने वाले हैं। तो देर शाम स्क्वाड की बैठक भी होने वाली है। तो काफी ज्यादा अहम बैठकें आज आयोजित होने वाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण भारत के नजरिए से, भारत की विकास यात्रा के नजरिए से। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभावी तरीके से ग्लोबल बिल्कुल, और इसको सशक्त बनाने के लिए भी जो लगातार ये कवायद नजर आ रही है और ये जो अहम मुद्दे हैं इन पर जो चर्चाएं होनी है, और ये जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो कहीं ना कहीं एक नई इबारत, एक नई मजबूती इस देश को प्रदान करता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।